भारत का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है, जिसमें कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया जाता है। और ये जो अधिकार हैं, ये राज्य की शक्ति पर एक रोक लगाते हैं, इसलिए ये निषेधात्मक है। ये राज्य को व्यक्ति के और समुदाय के जीवन में गलत हस्तक्षेप करने से रोकते हैं और कई जगह राज्य को उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए लोगों के जीवन को सक्षम बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो ऐसा हम अक्सर ग्रेजुएशन में बच्चों को पढ़ाते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। पर आज मैं थोड़ा क्रिटिकली इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए, बड़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि क्या अधिकार देने से मिल जाते हैं? क्या जो उसको लेने वाले हैं, उनकी क्या क्षमता है? ये देखना ज़रूरी नहीं है। अधिकार दे तो हम सकते हैं, पर क्या लेने वाला इस लायक है? अगर लेने वाला चल ही नहीं सकता और हम कहें तुम्हें दौड़ने का अधिकार है, लेने वाला चल नहीं सकता, हम कहते हैं कि आओ इस कमरे के अंदर आ जाओ, पर वो चल नहीं सकता, तो क्या वो अधिकार पॉसिबल है? कुछ ऐसा ही हमारे कॉन्टेक्स्ट में मौलिक अधिकारों के साथ हुआ। हमने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, परंतु उसमें ये अजम्पशन थी कि लोग इन अधिकारों को लेने के लायक हैं, दिए जाएंगे उन्हें, पर जो उनको अपनी ओर से प्रयास करना होगा, लोग उसके लायक हैं। ये अजम्पशन इसमें इनबिल्ट थी, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। और हमने 70 सालों में भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम की फंक्शनिंग में देखा कि इन अधिकारों को वास्तविकता बनाने में बहुत समय लगा। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हमारे देश में हैं जिनके लिए ये अधिकार वास्तविकता से काफ़ी दूर हैं। पर यह भी सत्य है कि 7 दशकों से अधिक समय में बहुत से लोगों ने इसके अधिकारों के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ी और सफलता भी प्राप्त की। एक बड़ा नुकसान और इसने ये कर दिया है मौलिक अधिकारों के कंसेप्ट में, जो हमने अमेरिका से उठा लिया, कि जो अधिकार जब हमें राज्य दे रहा है, तो ऐसे में उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो मानव का कर्तव्य है, जो मानव का और समुदाय का जो अपना कर्तव्य जो उन्हें करना होगा, अधिकारों की प्राप्ति के लिए दायित्व करना होगा पूरा, उस पर से फोकस हट जाता है और सारी जिम्मेदारी राज्य के कंधों पे आकर बैठ जाती है। और राज्य कितनी भी अच्छी संस्था हो, चलती तो नौकरशाहों से है, चलती तो नेताओं से है, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है, उनकी भी कुछ इनबिल्ड बाइसेस होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। और दूसरा, कितना भी अच्छा हो, क्या वो आपकी क्षमता का स्थान ले सकता है? दूसरे की क्षमता कितनी भी अच्छी हो, अगर वो आपकी क्षमता विकसित ना हो पाए, तो वो आपके लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी होती है, क्योंकि आप फिर सदैव उस दूसरे पर ही निर्भर करते हो और अपने भीतर छुपी हुई व्यक्तिगत और सामुदायिक क्षमता, जो आपको उन अधिकारों के योग्य बनाती है, उससे वंचित हो जाते हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्य का काम है लोगों को अधिकार देना, पर क्या लोगों का कार्य नहीं है कि अपने अंदर वो क्षमता पैदा करना, वो क्षमता मादा पैदा करना कि आप अधिकारों का भरण कर सकें, अधिकारों को धारण कर सकें, अधिकारों का यूज़ कर सकें। वो क्षमता लोगों को भी तो पैदा करनी पड़ेगी। पर यहाँ सारा दायित्व राज्य के कंधों पर आकर बैठ गया और राज्य की अपनी लिमिटेशंस हैं। और राज्य को कहा गया कि लोगों को समान ट्रीट करना, लोगों से भेदभाव ना करना। पर राज्य के एपरेटस में बैठे हुए लोग, वो अधिकारी, वो सिस्टम, जो उसकी एक हिस्ट्री है,
स्वतः ही जब कोई व्यक्ति उसके सामने आता है तो उसका बैकग्राउंड देखकर उससे अपने आप उसके ट्रीटमेंट के पैमाने बदल जाते हैं। तो इसको बदलने में समय लगेगा। इसके प्रति हमारे संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। जब तक हम आने वाली पीढ़ियों को इस बात से परिचित नहीं कराएंगे कि राज्य का आदर्श तो है कि सबसे सबको समान ट्रीट करे, पर जब लोग राज्य के कैपिटल्स के सामने आते हैं तो राज्य के जो पुजारी हैं, राज्य के जो धारक हैं, सरकार या अधिकारी, उनका नज़रिया बदल जाता है, उनकी मजबूरियां बदल जाती हैं, उनकी सोच बदल जाती है। ये बात बताना ज़रूरी है। स्वतंत्रता सबको है, अगला अधिकार, पर क्या स्वतंत्रता को प्राप्त करने की क्षमता जो है वो सब में है? तो फिर उन अधिकारों को केवल बयां करने से क्या होगा? उसके लिए जो आवश्यक ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? उनकी योजना भी उल्लिखित करनी हो। जीने का अधिकार सबको है, पर जीने को वास्तविक में जीना बनाना क्या है और कैसे बनाए मानव? इसमें केवल राज्य की नहीं, मानव की भी भूमिका है, ये भी देखने की आवश्यकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, पर वो सारे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो निर्भर हो जाते हैं राज्य के अधिकारियों के कर्तव्यपरायणता पर। और जब आपके अधिकारों की व्यवस्था दूसरों के रहमो कर्म पे आ जाती है तो उन अधिकारों की उपलब्धता पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, बहुत अच्छी बात है। धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही को भी रोका गया, परंतु अंग्रेजों द्वारा स्वचालित हिंदू संस्थानों पर जो लूट लगी है, उनके मंदिरों पर जो राज्य का आधिपत्य है, उसके विषय में चर्चा नहीं होती। कब उन संस्थानों को राज्य के चंगुल से छुड़ाया जाएगा? और एक जो भारत की सबसे बड़ी कम्युनिटी है वे स्वयं अपने संसाधनों का निरीक्षण करेंगी। यदि उस कम्युनिटी के धार्मिक संस्थानों पर निरीक्षण होता है तो बाकी कम्युनिटियों को क्यों छोड़ दिया जाता है? यदि उस कम्युनिटी से टैक्स लिया जाता है, उसके धार्मिक कोष का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, तो बाकी संस्थाओं की दायित्व नहीं होता? तो इस विषय में भी सोचने की जरूरत थी, हमने नहीं सोचा। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देना जरूरी है, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हों, चाहे हमारे मजहब के आधार पर या धार्मिक आधारों पर अल्पसंख्यक को देना जरूरी है। पर क्या कहीं शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों के नाम पर भारत की मुख्य धारा से अलग कोई अलगाववादी संस्कार तो नहीं दिए जा रहे? क्या अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को बचाने के नाम पर एक अलगाववादी तंत्र तो नहीं खड़ा किया गया? ये सोचने की भी हमें जरूरत थी। और क्या हर सांस्कृतिक शिक्षा को, हर धार्मिक शिक्षा को वक्त के हिसाब से बदलने का दायित्व नहीं हमें देखना था? उसको अपडेट करने का दायित्व हमें नहीं देखना था? फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि संविधान की आत्मा कहा हमारे अम्बेडकर जी ने, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं हो सकता और परम पवित्र नहीं हो सकता और उसकी प्राप्ति गारंटेड नहीं हो सकती जब तक कि उसके लिए मानव लड़ेंगे नहीं। तो वो दी गई, परंतु हमारी न्याय व्यवस्था की महंगाई, हमारी न्याय व्यवस्था की जटिलता, जो कि समाज में अधिकांश लोगों को उस अधिकार को यूज करने से वंचित करती है, को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जो रख सके हम या नहीं रख सके, ये भी चिंतन का विषय है। तो अक्सर जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो 6 अधिकारों के आसपास और उनके सब प्रोविज़न 16A 1 2 3 4 या 21A, इस तरह से हम उसमें फंस जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है।
पर क्या ये जो डॉक्यूमेंट पे लिखे गए जो अधिकार हैं, जो कि बड़े अच्छे आदर्श मूल्य हैं, क्या ये वास्तविकता में प्राप्त हो पाए समाज को, या हो सकते थे 1945 में, 47 में? और आज कहाँ तक ये सत्यता पे खड़े हुए हैं, या नहीं खड़े हो पाए, या इनकी वास्तविकता को प्राप्त करने में कौन सी बाधाएं आज खड़ी हैं, और हम उनको किस हद तक टैकल कर पाए? और कहीं ना कहीं राज्य और व्यक्ति का ही संबंध दिखाने से हम राज्य और अन्य समुदाय, और व्यक्ति और अन्य समुदायों के जो संबंध है और उनसे जो क्षमता व्यक्ति में आती है, उसको भी नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। उसके संदर्भ में हमारा क्या विचार है? ये पॉलिटिकल थ्योरी की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न है। राज्य व्यक्ति को अधिकार देता है, बहुत अच्छी बात है। क्या व्यक्ति में उन अधिकारों की प्राप्ति का क्षमता नहीं होनी चाहिए उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए? अगर वो क्षमता ही नहीं है तो अधिकारों को देने से भी क्या हो जाएगा? और यदि व्यक्ति हर एक कार्य के लिए राज्य की ओर ही देखेगा, तो क्या राज्य व्यक्ति की चाहतों से ओवरबर्डन नहीं हो जाएगा? और राज्य की कितनी कैपेबिलिटी और कितनी कैपेसिटी होगी? और क्या राज्य के अधिकारियों का ही विजन अगर पूरी तरह से लागू हो भी गया, तो क्या समाज की जो वैविध्य है, जो उसकी मल्टी डायमेंशनलिटी है, क्या उसके साथ जस्टिस हो पाएगी? ये भी एक सोचने का प्रश्न है। धन्यवाद।